स्वागत करता हूँ। मैं अभी रक्त पित्त का जो भाग है वह पे पढ़ाने के लिए आया हूँ। क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं वेबिनार जो हो रहा था ब्राह्मीवटी का, उस पर मैं उसमें था मैं थोड़ा देर, तो इसलिए मेरे को थोड़ा लेट हो गया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मेरा लेक्चर थोड़ा देर से शुरू हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मीवटी पे एक नेशनल इंटरनेशनल वेबिनार हो रहा था। उसमें मुझे थोड़ा बोलने के लिए बुलाया गया था, तो मैं वहाँ चला गया था, इसलिए मेरा आज लेक्चर थोड़ा लेट से शुरू हो रहा है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो रक्त पित्त की चिकित्सा हम लोग जब देख रहे थे, तो रक्त पित्त की चिकित्सा में सबसे पहले हम लोग हेतु देख रहे हैं और संप्राप्ति देख रहे हैं। तो कल मैंने थोड़ा सा आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया था, हेतु के बारे में मैंने थोड़ा बताया था। आज हम संप्राप्ति देखेंगे कि रक्त पित्त का संप्राप्ति होता कैसे है। और आज का जो लेक्चर है यह इसी संप्राप्ति से आसपास ही रहेगा पूरा, कि संप्राप्ति पर ही हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो चरक चिकित्सा स्थान में जो चौथा चैप्टर है, उसमें पांचवा और छठवां नंबर का जो श्लोक है वो मैं पढ़ के और संप्राप्ति को आप लोगों से अच्छे से विस्तार से बताता हूँ। इसमें ऐसा बताया कि तेहे हेतु भी समुदिष्टम पित्तम रक्तम प्रपद्यते तद्यो नित्यत्वात् प्रपन्नम च वर्धते प्रदूषयेत् तयोष्मणाम दरो धातु धातो धातो प्रसिच्यते हृदयस्थिन समृद्धिम वयस्तदधि गच्छति। इसका मतलब यह है कि जब हेतुओं का सेवन किया जाता है, जो पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया जा रहा है और रक्त का दुष्टिकर आहार विहार का सेवन किया जा रहा है, और जब विधि शोणित अध्याय आप लोग देखेंगे चरक सूत्र स्थान का, तो उसमें और भी रक्त की दुष्टि करने वाले बहुत सारे हेतुओं का वर्णन किया गया है। और पित्त का तो आप लोगों को पता ही है कि पित्त उष्णता तीक्ष्णता और द्रवता विस्तृता सरता ये सारे गुणों को प्रकोपित करने वाले आहार विहार कल हम लोगों ने चर्चा किया था। जब ये हेतुओं का बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाता है, हेतुओं का सेवन करने से रक्त और पित्त दूषित हो जाते हैं, तो उसके वजह से ये प्रदूषित हो जाते हैं। यहाँ पर जो रक्त है वो विदग्ध रहता है और पित्त भी विदग्ध रहता है, और उसके वजह से अब देखें तो आहार विहार ऐसा किया जाता है कि पित्त जो है वो उष्णता और तीक्ष्णता से खराब होता है, उस उष्णता तीक्ष्णता और द्रवता से बढ़ जाता है। और उष्ण और तीक्ष्णता इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शरीर में जितने भी धातुएं हैं सभी का स्वेदन होता है। अभी आप लोग ये कल्पना करिए कि ये घर के आसपास बहुत गर्मी बढ़ गई है, तो मुझे कितना पसीना आएगा। उसी तरह से धातुओं में इतना ज्यादा पित्त में उष्णता तीक्ष्णता बढ़ जाती है कि पसीना पसीना इंटरनल स्वेटिंग होती है अंदर ही अंदर, और उसके वजह से क्षरण होता है। धातुओं में रहने वाला जो द्रवांश है, वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, वो पूरी तरह से अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा स्त्रवित होता है, मतलब पसीना बहुत ज्यादा आता है, इंटरनल स्वेटिंग होती है। ये जो मैं बता रहा हूँ संप्राप्ति, ये संप्राप्ति आप लोग समझ लीजिए। केवल ये मत समझिए कि रक्त और पित्त मिल गए और ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे द्रव गुण भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है शरीर में, तो वह इंटरनल स्वेटिंग होती है, और इसके वजह से पित्त का द्रव गुण बढ़ जाता है। पित्त में ही आके सारे जो द्रवांश है, धातुओं के जो द्रवांश है, वो सब आके पित्त में बढ़ जाते हैं। और पित्त का प्रमाण जो है वो क्वांटिटिवली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि पित्त अगर आधा लीटर एक पाव रहना चाहिए, तो पित्त जो है वो 2-3 लीटर तक पूरा शरीर में द्रव गुण से डाइल्यूटेड फॉर्म में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और समान अब रक्त और पित्त का आश्रय आश्रय संबंध है। अब पित्त में बहुत ज्यादा पानी आ गया है, तो वह क्या करेगा, रक्त में भी मिल जाएगा। तो इसलिए प्रमाणतः रक्त की भी वृद्धि हो जाती है, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर यमुना नदी बहुत ज्यादा कचरा वाला पानी लेके आ रही है, और बहुत ज्यादा नाली का नालों का बहुत ज्यादा पानी, गंदा गंदा पानी आ रहा है, और वह जाके फिर गंगा नदी में मिलेगी, तो गंगा नदी का भी प्रमाण था, वह कचरा वहां चला जाके और बहुत ज्यादा प्रमाण बढ़ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, पित्त का जो द्रवांश है वो रक्त धातु में जाता है। और पित्त का द्रवांश क्यों बढ़ा है, तो पहले पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा है, उसके वजह से इंटरनल स्वेटिंग हुआ है, स्वेदन हुआ है, क्षरण हुआ है, और वह द्रवता पित्त बढ़ के और रक्त के साथ मिल गया है। इसी तरह से प्रकोपित पित्त है वो रक्तवस स्त्रोतस में, जो उसका रक्तवस स्त्रोतस का मूल स्थान क्या होता है, तो यकृत और प्लीहा होता है। आप लोग को ये सब मालूम है। तो वहां पे प्रविष्ट होकर उस स्थान में द्रव और अभिसंधि और गुरु जैसे आम सदृश गुणों से, और यहाँ पर आम भी उत्पन्न हो रहा है, अग्निमंदता भी एक हेतु है। यहाँ पर अग्नि भी मंद हो रहा है, तो ये जो आम है वह द्रव गुण से बढ़ा है, अभिसंधि गुण से बढ़ा है, गुरु जैसे गुणों से बढ़ा है। यह आम जाके रक्तवा स्त्रोतस के जितने भी पूरे स्थान है, स्त्रोतस है, वहां पर स्त्रोतोरोध कर देता है।
इससे रक्त की दुष्टि और होती है। मतलब पहले तो जैसे बोलते हैं ना कि नीम था, वो करेला जो था वो नीम पे चढ़ गया, पहले ही दुष्टि हो रही है और भी इसमें कचरा कचरा जमा हो रहा है। तो आम भी है वो द्रव गुण, अभिसंधि गुण और गुरु जैसे गुणों से बढ़ के, और वह रक्तव स्रोतस में स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति कर रहे हैं। सभी का मूल हेतु क्या होता है? अग्नि मान्यता। अगर हम उष्ण तीक्ष्ण द्रव पदार्थों का सेवन करें, वह भी अग्नि को उपहत करता है और वह भी आम उत्पत्ति होती है। रोगा सर्वेपि मंदाग्नो, ये जो बेसिक सूत्र है वहां रक्त पित्त में भी लागू होता है। और इसीलिए जब चिकित्सा करते हैं तो रक्त पित्त में लंघन सबसे पहले बताया है, लंघन करा के तर्पण बताया है। तो लंघन से ही आम का पचन होकर तभी स्त्रोत खुलते हैं। अब यहाँ पर स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति हो रही है। इसी तरह से रक्त और पित्त का समूर्छना हो जाता है, एक दूसरे में इतने मिक्स हो जाते हैं, परस्पर संसर्ग हो जाता है। इस ये वजह से पित्त का लघु गुण बढ़ जाता है, विस्त्र गुण बढ़ जाता है, और सर गुण पित्त का ये बढ़ के रक्त में आ जाता है, और रक्त के गंध वर्ण पित्त को मिल जाते हैं। मतलब पित्त भी रेड हो जाता है, रक्त जैसा ही हो जाता है। और पित्त का सर गुण, विस्त्र गुण और लघु गुण ये रक्त में आ गया, रक्त के गंध वर्ण उसमें आ गए, एक जैसे ही एक पूरा बन जाता है रक्त और पित्त। इसके बाद और संप्राप्ति क्या बनती है कि अगर वो कफ का अनुबंध रहता है, कफ दोष अगर विकृत हो गया है तो वह ऊर्ध्व भाग में जाएगा और मुख से, नासिका से और कान से रक्तवाहिनी फूट जाएगी, और कफ के वजह से ऊपर के भाग में। वायु का अनुबंध रहेगा तो अधो मार्ग में उसका ये रक्तवाहिनियां फूट जाती है। अगर तीनों दोषों का प्रकोप होगा और वात प्रधान स्त्रोतरोध बहुत होगा तो तिर्यक होकर कहीं से भी शरीर से निकलने लगता है। ये बेसिक चीज है। पित्त तो है ही, कफ ऊपर है, वायु नीचे है, और तीनों दोष अगर मिले तो तिर्यक ऐसा रक्तपित्त हो जाता है। संक्षेप में अगर संप्राप्ति देखें तो पहले क्या होता है कि ऐसा आहार विहार का सेवन किया जाता है कि पित्त और रक्त प्रकुपित हो जाता है, और ये रक्त जो रहता है वो विदग्ध रहता है, मतलब खट्टा खट्टा और कच्चा कच्चा रहता है। रक्त पूरी तरह से बना नहीं है, रक्त जो है वह बहुत ज्यादा विकृत हुआ है, वहां पे दुष्टि बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको विदग्ध रक्त बोला है। और पित्त जो है वह भी मल्ल रूप पित्त है, जो है वह उसमें मिल जाता है। मल्ल रूप पित्त ये बोला है, नॉर्मल पित्त नहीं है, ये विकृत पित्त है, मल्ल रूपी पित्त है, क्योंकि उष्णता, तीक्ष्णता, आम दोष ये सब इसमें पित्त में मिल जाता है और मल्ल रूप रहता है। और ये द्रवता भी बढ़ा हुआ है, इसको शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए था लेकिन नहीं निकल पा रहे और ये रक्त में मिल जा रहा है। इसका प्रभाव ये हो जाता है कि धातुगत जलीय अंशों का प्रभाव बढ़ जाता है, प्रमाणता बढ़ जाता है, गुणता बढ़ जाता है, मतलब समान गंधवर्ण ऐसा जो बताया वह बढ़ जाता है। और रक्त का बढ़ा हुआ प्रमाण पित्त की अधिकता से बढ़ के रक्त वाहिनियों पर प्रभाव डालता है, दबाव डालता है, और उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, जो हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, हाइपरटेंशन, वो रक्त पित्त ही है एक्चुअल में। अगर कोई पाइप है और उसको मैंने प्रेस किया तो कितना प्रेशर बढ़ जाता है, यहां पर रक्त वाहिनियों पे प्रभाव, बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, तो ये प्रेशर से बहुत ज्यादा सर्कुलेशन होने लगता है, और इतना ज्यादा उष्णता तीक्ष्णता रहती है और प्रेशर भी रहता है, वॉल्यूमेट्रिक भी बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, और उष्णता तीक्ष्णता भी होता है, जो रक्त वाहिनियों को ऐसे बस्ट हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर बलून में बहुत ज्यादा हवा भर दे तो बलून फट जाएगा। इसी तरह से रक्त वाहिनियां जो रहती है कोमल रहती हैं, उनमें ट्यूनिका इंटरना, मीडिया एक्सटर्ना, ये जो लेयर्स रहते हैं वो फट जाते हैं पूरी तरह से, और क्षतिग्रस्त होने की वजह से स्त्राव होने लगता है। जिस तरह से शत में कहीं चोट लग जाती है तो स्त्राव होने लगता है, उसी तरह से रक्त पित्त का संप्राप्ति में भी रक्त वाहिनियां क्षतिग्रस्त हो जाती है, और उसके वजह से रक्त वाहिनियां फटने से खून आने लगता है, तो नाक से, मुंह से सब आने लगता है। और इसमें जो रक्त आता है वह द्रव गुण से बढ़ा हुआ पित्त और रक्त, ये सब, और वो भी अच्छा रक्त नहीं आता, वो दूषित रक्त आता है। उसी तरह से आगे देखेंगे तो जिस तरह से कोई आघात लग जाता है, चोट लगता है, तो जैसे खून आने लगता है। अगर मेरा दांत से यहाँ होंठ कट गए तो खून आने लगेगा, या कोई पिन लग गया, कोई कुछ ब्लेड लग गया तो खून इसी तरह से बिना किसी कारण से रक्त पित्त में खून आने लगता है, और ये रक्त वाहिनियां अपने आप ही, उसमें ऐसे पैथोलॉजी संप्राप्ति होती है कि अपने आप ही रक्त वाहिनियां फट जाती है, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा रहता है। जैसे अर्श में हम लोग देखेंगे तो उसमें जीव रक्त रहता है, तो अर्श वाला जो है उसको रक्त पित्त वाला नहीं बोलेंगे, अर्श में फ्रेश ब्लड आता है। रक्त पित्त जो है वो दूषित रक्त और पित्त आ रहा है। इसी तरह से रक्तातिसार देखेंगे तो उसमें द्रवमल प्रवृत्ति होती है, रक्त आता है उसमें फ्रेश ब्लड आता है, प्रवाहिका में फ्रेश ब्लड आता है, रक्त स्ठीवन होता है उसमें फ्रेश ब्लड आता है, रक्त पित्त, रक्त प्रदर होता है उसमें भी
फ्रेश ब्लड आता है। तो रक्त पित्त जो है वो अलग आइडेंटिटी वाला व्याधि है, और इसमें रक्तस्राव होता है लेकिन रक्त की दुष्टि नहीं होती है। आप रक्तातिसार देखेंगे, रक्तातिसार देखेंगे, रक्त प्रवाहिका देखेंगे, रक्त प्रदर देखेंगे, रक्त निष्ठीवन देखेंगे, ये सब में फ्रेश ब्लड आता है, दुष्टि नहीं, खराब रक्त नहीं आता। लेकिन रक्त पित्त में उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता, आमता, द्रवता, ये सबसे विस्त्र गुण, लघु गुण, ये सबसे रक्त और पित्त पूरी तरह से खराब रक्त आ रहा है। और पित्त की दृष्टि होना दूसरे उसमें रक्त प्रदर में नहीं मिलता है, रक्त प्रवाहिका में नहीं मिलता है। पित्त की दृष्टि जो है वो खासकर रक्त पित्त में ही ज्यादा और ज्यादा मात्रा में प्रमाणता गुणता बढ़ जाता है, वो इसी में मिलता है। उसी तरह से रक्त पित्त की संप्राप्ति और देखेंगे, और दृष्टिकोण से देखेंगे तो जब उष्ण और तीक्ष्ण गुण, इनसे पित्त का प्रकोप हो जाता है, तो दो तरह का हम लोग देखेंगे। एक हम देखेंगे कि पित्त उष्ण तीक्ष्ण गुण से क्या क्या एक संप्राप्ति हो रही है, दूसरा हम देखेंगे कि रक्तवा स्त्रोतस में क्या संप्राप्ति हो रही है। तो जब उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो शरीर में धातुओं का स्वेदन होता है। अब यही स्वेदन जो है वो पांडु रोग में भी होता है। पांडु रोग में ऐसा बताया है कि बहुत ज्यादा स्नेहांश है और ओज है उसका क्षय हो जाता है, इतना ज्यादा स्वेदन होता है पांडु रोग में, इसलिए शरीर जो होता है भेकवर्णी हो जाता है। यहां पर इतना स्वेदन हो रहा है कि ये पूरा अंदर का जो जलियांश है उसको खींच रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा है कि स्नेहांश को खींचे, यहां पर केवल द्रव गुण को बढ़ाने तक ही स्वेदन हो रहा है। और वहां पांडुरोग में वहां पे थोड़ा और धातुगता अवस्था गई है, वहां पर स्नेहांश को भी खींच रहा है, ओज को भी खींच रहा है, ये थोड़ा सा संप्राप्ति कम और ज्यादा इस हिसाब से हो रहा है। तो यहाँ पर स्वेदन बहुत ज्यादा होता है, और जो शरीर में जो इतना ज्यादा क्षरण होता है कि शरीर में धातुओं का जितना भी द्रवांश है, जैसे कि एक आप लोगों ने एप्पल लिया, एप्पल को आप 4 महीना तक रखेंगे तो एप्पल का जो पानी है वो पूरी तरह से सूख जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा पूरा, उसका द्रवांश उड़ जाएगा। या फिर आपने एप्पल को गर्म किया तो उससे क्या होगा, पानी पानी रिसेगा, पूरा पसीना आएगा, उसका स्वेदन होगा और एप्पल सूख जाएगा, अगर आपने उसको केवल ऊपर आग पे रख दिया तो। इसी तरह से द्रवांश पूरी तरह से निकल जाता है, केवल द्रवांश निकलने तक ही यहाँ रक्तपित्त की संप्राप्ति हो रही है। स्नेहांश अगर बहुत ज्यादा, स्नेह के अंश निकल जाते हैं तब पांडु जैसे संप्राप्ति हो जाती है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब द्रवांश निकल गया तो पित्त का प्रमाण जो है वो बढ़ जाता है, द्रव गुण से डाइल्यूट हो जाता है। जैसे आपने कोई इंक लिया, इंक में पानी डाल दिया तो क्या हो गया, वो डाइल्यूट हो जाता है, तो वह प्रमाणता बढ़ जाएगा लेकिन उसमें उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा। इसी तरह से पित्त का प्रमाणता वृद्धि होती है और द्रव गुण से बढ़ जाता है। और ये बढ़ा हुआ पित्त जो है वो रक्त में मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, और फिर रक्त का प्रमाण में बढ़ जाता है। जैसे रक्त 5 लीटर होना चाहिए हमारे शरीर में, तो वो 7-8 लीटर 10 लीटर तक हो जाता है। अब 10 लीटर जो ब्लड है उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है, तो उसका प्रभाव क्या होगा कि वह एक तो पित्त का जो है वो लघु गुण, विस्त्र गुण और सर गुण, ये सब पित्त के रक्त में आ जाते हैं। और रक्त के जो गंध है, वर्ण है, ये सारा मतलब रेड कलर होना, फिर रक्त का स्मेल जो लौह गंधी होना, ये सब पित्त में आ जाता है। तो रक्त और पित्त दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं। जब नाक से खून आता है ना तो लगता है कि ब्लड आ रहा है, लेकिन वो पित्त होता है। पित्त और रक्त दोनों होता है, मिक्सचर होता है उसमें। केवल हम ये नहीं बोलेंगे केवल ब्लड आ रहा है, रक्त और पित्त दोनों आते हैं। इसी तरह से हम ये एक संप्राप्ति हो रही है। और दुष्टि इतनी ज्यादा होता है, समूर्छना एक दूसरे से इतना ज्यादा मिल जाते हैं पित्त और रक्त, कि रक्त वाहिनियों पे दबाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, और इसके वजह से रक्त वाहिनियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। क्षतिग्रस्त होने से रक्तस्राव हो जाता है। और यहां तक अब रुकते हैं। एक और संप्राप्ति हम लोग देखते हैं तो रसव स्त्रोतस और रक्तव स्त्रोतस जो है, उसमें रक्तव स्त्रोतस को खासकर अगर हम लोग देखें तो यकृत और प्लीहा जो रहती है वह मूल स्थान बताया है। और द्रव गुण, अभिसंधि गुण और आम समान गुण बढ़ जाते हैं, अग्नि मान्यता हो जाती है, इसलिए आम दोष ज्यादा उत्पन्न होता है, और उससे आम दोष जो है वह जाके रक्त में मिल जाता है, और इसके वजह से दुष्टि और होती है। आम का भी यहाँ पर मेन रोल है, आम भी यहाँ पर है, अग्नि मान्यता होना, और रक्त की धात्वग्नि मान्यता होना, यह भी एक रोल रहता है जो यह रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति में घटित होता है। इसकी वजह से क्या होता है, आम दोष है, पित्त बढ़ा हुआ है, रक्त खराब हुआ है, रक्त में पित्त मिल गया है, वॉल्यूम से बहुत ज्यादा बढ़ा है, प्रमाणता और गुणता विकृत हो गया है, रक्त वाहिनियां क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। और फिर क्या होता है कि कफानुबंध रहेगा, तो ऊपर का भाग जो रहता है वो कफ का एरिया रहता है, तो वहां पर नाक से, कान से, आंखों से, मुंह से रक्तस्राव होने लगता है,
दांत से भी खून आने लगता है, नाक से आने लगता है, बिना किस कारण से नाक से खून आने लगता है, कान से खून आने लगता है, आंखों से खून आने लगता है, मुंह से खून आने लगता है। तो इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वक रक्तपित्त बोलते हैं। उसी तरह से अगर वायु का अनुबंध रहा तो गुदा मार्ग से, योनि मार्ग से, मूत्र मार्ग से रक्तस्राव होता है, तो उसको, और उसमें वायु का अनुबंध है क्योंकि वायु का एरिया नाभि से नीचे पूरा अधो भाग में है, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि अधोक रक्तपित्त, क्योंकि पक्वाशय जो है वह वायु का मूल स्थान है, वायु का स्थान नीचे है, ऊपर भी है, प्राणवायु भी है, लेकिन ज्यादा वायु कहाँ रहता है तो पक्वाशय, इसलिए अधोक रक्तपित्त होता है। अगर स्त्रोतोरोध बहुत ज्यादा होता है और तीनों दोष प्रकुपित हो जाते हैं तो तिर्यक गति होती है और स्किन में कहीं भी रक्तवाहिनी फट जाती है, त्वचा में रक्त की संचिति होती है, रोम रंध्र जो रहते हैं वहां पे फट जाते हैं रक्तवाहिनी, और उसके वजह से तिर्यक रक्तपित्त ऐसी संप्राप्ति हो जाती है। इसी को चरक निदान स्थान में यही संप्राप्ति को और अच्छे से बताया कि पित्तम प्रकोपम आपद्यते लोहितम च स्वप्रमाणम अति वर्तते, मतलब पित्त का प्रकोप हो जाता है। पित्त का प्रकोप कैसे होता है तो लघु गुण से, विस्त्र गुण से और सर गुण से पित्त प्रकोपित हो जाता है। पित्त का उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, द्रव गुण से वह पित्त विकृत हो जाता है। उसी तरह से लोहितम स्वप्रमाणाति वर्तते, रक्त भी है वह अति प्रमाण में बढ़ जाता है क्योंकि पित्त का पूरा पानी जो द्रव गुण है वह सब इसमें आ रहा है, तो इससे प्रमाणता वृद्धि हो जाती है। तस्मिन प्रमाणाति अतिवृते पित्तम प्रकुपितम शरीरम अनुसर्पदेव यकृत प्लिहा प्रभावाणाम लोहित वहानाम स्त्रोतसाम लोहिताभिषंद गुरुणी मुखान्यस्याद प्रतिरुद्धन्यात् तदेव लोहितम दूषिति संसर्गात। इसका मतलब यह है कि जब अति प्रमाण में रक्त और पित्त बढ़ गया है, इसके वजह से पूरे शरीर में वो जाते हुए उसका प्रभाव यकृत और प्लीहा पर भी पड़ता है। तो रक्त पित्त के पेशेंट में हम लोग देखेंगे कि स्प्लीनोमेगैली, हिपेटोमेगैली या रक्त यकृत के बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी हमें देखने मिलते हैं क्योंकि मूल स्थान जो है वो दूषित हो गया है इसी वजह से। और अभिसंधि गुण यह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लोहित रोहित ये अभिसंधि गुण मतलब स्त्रोतोरोध होता है आम दोष की वजह से, और इसके वजह से जो मुख जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं अंदर ही अंदर, और इसके वजह से रक्त और दूषित होता है क्योंकि पूरा स्त्रोतस में अवरोध हो जाता है, आम दोष भी बढ़ा हुआ है। और एक तरह से आप लोग ऐसा सोचिए कि गंगा नदी में बाढ़ आ गया है तो क्या होगा कि कचरा भी आ रहा है, गंगा नदी में नहरों का भी पानी आ रहा है और बहुत सारे गंदे नालों का भी पानी आ रहा है क्योंकि बाढ़ आई है। इसी तरह से रक्त पित्त ऐसा संप्राप्ति होता है कि इसमें आम दोष भी आ रहा है, द्रव गुण भी, पित्त का द्रव गुण भी बढ़ा हुआ है, उष्ण तीक्ष्ण गुण भी बढ़ा है, सब कचरा कचरा लेके वो बह रहा है। तो जब कचरा कचरा वाला होगा तो आप लोगों ने देखा होगा एक बार केरल में भी बाढ़ आया था 3-4 साल पहले, तो सब घर में सांप और मगरमच्छ चले गए थे। इसी तरह से यहाँ पर भी संप्राप्ति हो रही है, अंदर बहुत ज्यादा ऐसा उथल पुथल मची रहती है, इतना ये विकृत होता है कि रक्त वाहिनियां फट जाती है, और इंटरनल हिमरेज भी होता है, एक्सटर्नल हिमरेज भी होता है, मतलब नाक से खून आने लगेगा। तो इस तरह से संप्राप्ति हो जाती है। तो इसको ना हम कुछ मॉडर्न के डिजीजेस से भी हम लोग को रिलेट करके पढ़ेंगे। अभी मुझे इजाजत दीजिए, मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। पूर्ण रूप जो है वो हम लोग कल देखेंगे। और क्या है कि अभी एक वेबिनार में मुझे जाना पड़ा था जहां मैं ब्राह्मीवटी पे कुछ बता रहा था, तो इसलिए मुझे आज लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल हम लोग और अच्छे से ये करेंगे। अभी आप लोग के जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने का मैं कोशिश करता हूँ। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर पंडित परमानंद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता पेठे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग के जो भी प्रश्न है वह आप लोग लिखिए, और आप लोग को मेरा जो पढ़ाया हुआ है वह समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है तो वह भी आप बताइए। मैं इसको सिंप्लीफाई करके पढ़ाने का कोशिश करता हूँ, अपनी तरह से अच्छे एफर्ट्स देता हूँ कि आप लोगों को मैं वो बात बता पाऊँ जो अपने आचार्यों को कहनी थी। ये जो इंटरनल स्वेटिंग होता है, मतलब अंदर ही अंदर स्वेदन होता है, ये शब्द बोला है इन्होंने। इन्होंने क्या बोला है कि तस्योष्मणा द्रवो धातु धातो धातो प्रसिच्यते सुदस्तेन समृद्धि बोयस्तदधि गच्छति, मतलब इतना ज्यादा उष्णता तीक्ष्णता बढ़ जाती है कि जितने भी अपने धातु हैं उनका द्रवांश निकल जाता है, इतना इंटरनल स्वेटिंग होता है, और वह पूरा द्रवांश आके पित्त में मिल जाता है। पित्त ही उनको प्रकोपित कर रहा है, पित्त ही सजा दे रहा है धातुओं को, गर्मी से इतना गर्म कर रहा है, और सारा पिघल पिघल के धातुओं का जो द्रव गुण है, द्रवता जो है वह सब जाके पित्त में आ जा रहा है। तो पित्त जो है वो बहुत ज्यादा प्रमाणता बढ़ जाता है, क्वांटिटी पित्त की बढ़ जाती है, और वह जाके आश्रय, उसका क्या है, आश्रय श्री संबंध क्या है तो रक्त से, तो रक्त भी प्रमाणता बढ़ जाता है। और क्वालिटेटिवली
समान गंध और वर्ण, मतलब रेड कलर का हो जाता है, गंध भी मिल जाता है। तो पित्त और रक्त दोनों मिलने से जब नाक से खून आता है तो असल में पित्त भी रहता है, रक्त भी रहता है, दोनों चीज रहते हैं। और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि फ्रेश ब्लड जो होते हैं वो कुत्ते खा लेते हैं, लेकिन रक्त पित्त का जो ब्लड होता है, अगर आपने उल्टी किया और वो ब्लड कुत्ते को दिया तो वो नहीं खाते, क्योंकि उसमें पित्त रहता है। और अगर जीव रक्त रहेगा, फ्रेश ब्लड रहेगा, तो कुत्ता खा लेगा। ये हम पहचान, ये हमारे ग्रंथकारों को मालूम था, उन्होंने लिखा है ये चीज। डॉक्टर बिंदेश शास्त्री जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उजमा सिद्दीकी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन जी बोल रहे हैं सर, पित्तज पेशेंट में दीपन पाचन के लिए क्या दें? लवण भास्कर चूर्ण, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, लक्षुणाधिवटी, और क्या दे सकते हैं दीपन पाचन के लिए? कौन सी रस औषधि और भस्म? इसमें तो बहुत सारा है ना सर। पित्त पेशेंट में शुद्ध शेखर रस तो कितना बढ़िया ये काम करता है, दीपन पाचन कार्य। शुद्ध शेखर रस का जितना घटक द्रव्य है सब दीपन पाचन के लिए ही बताया। साम पित्त में सामता को पचा के और अग्नि को प्रदीप्त करता है। इसी तरह से अविपत्तिकर चूर्ण पेट को साफ करता है, पित्त की वृद्धि कर, मतलब पित्त का जो उष्णता तीक्ष्णता द्रवता बढ़ा है उसको बैलेंस करके भूख बढ़ा देता है। अविपत्तिकर चूर्ण लेने के बाद भी भूख अच्छी लगने लगती है। फिर उसी तरह से प्रवाल पंचामृत, क्योंकि क्षार है उसमें, तो वह भी दीपन पाचन के लिए काम आता है। काम दुधा रस है, वो भी दीपन पाचन है। शंख भस्म है, कपर्दिका भस्म है, शुक्ति भस्म है, मोती भस्म है, ये सब ना अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, लेकिन इतना नहीं दीपन पाचन करते हैं जितना ये लवण भास्कर चूर्ण करता है, दाढ़ी मास्टक चूर्ण करता है। अजवाइन भी बहुत अच्छा काम करता है, शुंठी भी अच्छा काम करता है, क्योंकि शुंठी मधुर विपाक की रहता है, पेट में जाके मीठा हो जाता है। तो ये पित्तज पेशेंट में तो बहुत सारे दवाइयां हैं, 1.5 लाख दवाइयां हैं, हमें और रिसर्च करके निकाला। आंवला का चूर्ण भी खाते हैं तो वो भी दीपन पाचन कार्य करता है पित्तज पेशेंट में। फिर गुलकंद है, वह भी पित्त का शमन करके अग्नि को प्रदीप्त करता है, लेकिन वह इतना नहीं करता है जितना ये सारे द्रव्य करते हैं। अब क्या है, गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट दवाई कौन सी है? तो सुचेकर रस है, कामदुधा रस है, प्रवाल पंचामृत है, लवण भास्कर चूर्ण है, दाढ़ी मास्टक चूर्ण है, भूनम्बादिक्वात है, किरात तिक्तादि चूर्ण, और जितने अपने रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदोपाचक, अस्थि मज्जा, सारे तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं, वह पित्तज पेशेंट में दीपन पाचन करते हैं। पटोल इंद्र कुटकी है रस पाचक, तो वो दीपन पाचन ही कार्य करता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है वो पूरा। ठीक है। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। पित्तज पेशेंट में आरोग्य वर्धनी भी बहुत अच्छा काम करता है। आरोग्य वर्धनी के घटक द्रव्य देखिए, वह बहुत सारा श्रेष्ठ द्रव्य है जो हर प्रकृति के पेशेंट को हम लोग देते हैं, तो उससे भी दीपन पाचन होता है। उसका अनुपान बदल बदल के, मतलब दूध के अनुपान से, तक्र के अनुपान से आरोग्य वर्धनी बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मंगला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर अरविंद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि लीवर सिरोसिस को रक्तपित्त का उपद्रव कह सकते हैं क्या? 100% कह सकते हैं। लीवर सिरोसिस तो रक्तपित्त भी है, और वहां पे स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति है, स्त्रोतस का अवरोध हो जाता है वहां पे, इतना ज्यादा अवरोध होता है, आम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लीवर के एक एक सेल को डैमेज करने लगता है। और वहां पे मतलब ऐसी संप्राप्ति होती है कि वहां पे धातु का पाक होने लगता है। धातु पाक अगर हो गया तो पेशेंट को हम नहीं बचा सकते हैं। तो आप लोगों को ही समझ गया होगा, धातु पाक अगर हो गया तो सेरोसिस में मृत्यु होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, लीवर फेल होने का चांस। और धातु पाक नहीं हुआ है और थोड़ा शुरुआत हुआ है तो हम लोग बचा सकते हैं। धातु पाक, ये जो धातु पाक है यह धातुओं में पूरा डैमेज कर देता है। जैसे जंगल में आग लग जाती है तो जंगल पूरी तरह से जल के राख हो जाता है, उसी तरह से धातु पाक की अवस्था पकड़ लिया कोई ऑर्गन को तो वह पूरा डैमेज ही कर देता है। डॉक्टर तेजस मोदी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जेड आयुर्वेदा जी बोल रहे हैं बोलबद रस दिया जा सकता है। बोलबद रस जो है ना वह किस में दिया जाता है? तो रक्त प्रदर, रक्तातिसार, वो स्तंभन का कार्य करता है पूरा। तो हम इसको दीपन पाचन नहीं बोलेंगे, वो दीपन और पाचन तो ना करता है बोलबद रस। कभी ऐसे देखा है कि बोलबद रस खाया तो अग्नि प्रदीप्त हो गया? वह स्तंभन करता है। बहुत ज्यादा अगर लूज मोशन, रक्तातिसार हो रहा है तो बोलबद रस देते हैं, तो वो कंट्रोल करता है, दीपन पाचन कार्य नहीं करता। सबका अपना अपना महत्व रहता है, सबका अपना अपना कार्य रहता है। सभी चीज पूरा आयुर्वेद बना के खिचड़ी मत बनाइए जी। डॉक्टर मंगला जी बोल रहे हैं कि लवण भास्कर चूर्ण, दाढ़ी मादी चूर्ण दीपन पाचन के लिए कितनी मात्रा में देना चाहिए और कब देना चाहिए? पुरुषम पुरुषम विक्षम वा, लवण भास्कर चूर्ण है वो 10 ग्राम दे, 15 ग्राम दे, पेशेंट टू पेशेंट। दाढ़ी मादी चूर्ण है वो भी 15 ग्राम, 10 ग्राम, जितना पेशेंट को साथ में।
हमारी अभी क्या है कि लवण भास्कर चूर्ण मैंने देखा है कि धड़ल्ले से बहुत ज्यादा यूज करते हैं और बोलते हैं 10-10 चम्मच खाओ लवण भास्कर चूर्ण। आप कभी 10 चम्मच लवण भास्कर चूर्ण खा के देखिए, आपको इतना ज्यादा पित्त हो जाएगा, इतना ज्यादा नमक है वो। 10 चम्मच आप कोई नहीं खा सकता है, हाइपर एसिडिटी होगा, उल्टी आ जाएगा। लवण जो है ना वो वमनोपग रहता है ना, तो इतना नहीं देना है, 10 ग्राम 20 ग्राम, अति सर्वत्र वर्ज्य। और मात्रावत, हर खाने के लिए भी बोला है कि मात्रा से शायद, अन्न के लिए बोला है कि मात्रा से, तो मेडिसिन है तो उसको तो कम ही देना चाहिए। 10 ग्राम 20 ग्राम ठीक है, मेडिसिन को मेडिसिन के रूप में करना चाहिए। आप चूरन चटनी ऐसे बना के और ज्यादा सब्जी की तरह खाएंगे, दाढ़ी मादी चूर्ण जैसा मतलब चटनी जैसा बनाए, तो वो नहीं है, मेडिसिन को मेडिसिन के रूप में ही देना चाहिए। और हर पेशेंट में डोज अलग रहता है, क्योंकि पेशेंट का अग्नि कैसा है, पेशेंट को सात्म्य असात्म्यता कैसी है, पेशेंट का दिनचर्या कैसा है, तो ये डोज अलग है। 5 से 10 ग्राम तक ठीक है। ठीक है। डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। और कब देना है, मंगला जी बोल रही है, तो खाने के बाद दीजिए। अगर आपको व्यान और उदान पे काम करना है, अगर समान वायु पे काम करना है, तो 2 ग्रास खाना खा के और लवण भास्कर चूर्ण दाढ़ी मादी चूर्ण दे के और ये खा ले, फिर उसके बाद बाकी खाना खाएं, तो ऐसा भी दिया जाता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या सूप में, जूस में, तक्र में ऐसे मिला के दिया जाता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं अपना नंबर देता हूँ। अभी मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ, क्योंकि हमें थोड़ी देर बाद इंटरेक्टिव सेशन में आना है। आज मेरा लेट हो गया क्योंकि मुझे वेबिनार में जाना था, वहाँ ब्राह्मी वटी का हो रहा था। अभी मुझे कोई प्यार से बुलाता है तो मुझे जाना ही पड़ता है ना, तो वहाँ मुझे थोड़ा लेट हो गया। डॉक्टर सविता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण शाह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग क्या करिए कि व्हाट्सएप ग्रुप में अभी लिंक दिया गया है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आए हैं वो मुझे मैसेज करिए, मैं लिंक देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दिया जाता है जूम का, आईडी पासवर्ड, और आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में आ जाइए। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को, इंटरेक्टिव सेशन में मिलेंगे 5 मिनट बाद। प्रणाम।